कुछ व्यक्ति अपने आप को हरफन मौला समझते हैं, लेकिन वास्तव में होते अल्पज्ञानी हैं और अक्सर ये अल्प ज्ञान उनकी जग हसाई का कारण बन जाता है। अंग्रेजी की एक कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ऐसे व्यक्तियों पर सटीक बैठती है। पर ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े साफ और नियत के मनोरंजक होते हैं। यह अपने आप को सही साबित करने के लिए थोड़े गप्पी भी हो जाते हैं। ऐसा ही है मेरा प्रिय मित्र पुष्पेंद्र। 5 फुट 8 इंच का पुष्पेंद्र आकर्षक दिखता है, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से लोग उसे पप्पू बुलाते हैं। रविवार के दिन मैं सिटी हॉस्पिटल के चौराहे पर खड़ा हुआ था कि मैंने देखा पुष्पेंद्र पूरी गति से दौड़ा चला आ रहा है। मैंने उसे रोका और कहा, अरे भाई पुष्पेंद्र, कहाँ भागे चले जा रहे हो? क्या पुलिस पीछे पड़ी है? पुष्पेंद्र हाफते हुए रुका और बोला, नहीं भाई, पुलिस नहीं, दिनेश के गांव वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं। देख, आ तो नहीं रहे मेरे पीछे। कोई नहीं आ रहा तेरे पीछे, घबरा क्यों रहा है? और ये दिनेश के चाचा तो हॉस्पिटल में भर्ती थे ना, तो क्या उन्हें देखने गया था? हाँ यार अनुराग, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। दिनेश के चाचा को देखने गया था, बहुत भीड़ थी। चाचा प्रधान जो ठहरा, गब्रू पहलवान से लेकर मजलू मोची तक सब थे, और ये समझ ले कि सब साले थूक लगा के मेरे ही पीछे पड़ गए। घबराया हुआ पुष्पेंद्र अभी भी हाँफ रहा था। मैं तुरंत भाग गया कि याड़ी जरूर कोई उल्टी सीधी हरकत करके आया है। मैंने पूछा, तुमने कुछ कहा था क्या उन लोगों को? अरे नहीं यार, सालों को फ्री में एक्सपर्ट राय दी, दवाई बताई, पर सच चाचा की हालत बड़ी नाजुक है। और तू तो जानता है, मैं सदैव सच बोलने वाला इंसान हूँ। सद रक्षणाय खल निग्रणाय। मैंने बमुश्किल हंसी दबाते हुए हाँ में सर हिलाया। तो मैंने उन्हें बता दिया कि मेरे फूफा जी को भी यही बीमारी हुई थी। एड़िया घिस घिस के मरे थे। इस बीमारी का कोई इलाज ना है। और उसी पल जैसे मेरी बात को सच साबित करने के लिए चाचा जोर जोर से खांसने लगा। लोगों ने पूछा, यह क्या? अरे मैंने अपने अनुभव से बताया, जैसे लौ बुझने से पहले फड़फड़ाती है, वैसे ही चाचा फड़फड़ा रहा है। बस थोड़ी देर में निकलने वाला है ये। अब तू ही बता यार अनुराग, मैंने क्या गलत कह दिया? पूरी कोशिश के बावजूद भी हंसी मेरे होठों के कोने पर आने लगी थी। बस इतनी सी बात पर पता नहीं बुड्ढे को कैसा जोश आया, खांसी के बीच ही उठ बैठा और प्रधानी दिखाने लगा। बोला, यह कौन नामाकूल है जो मुझे जिंदे को मार देगा? मारो साले को। बस प्रधान का इतना कहना था कि सारे दीवाने लट लेकर मेरे पीछे लगी लिए। सारे अस्पताल में हू हल्ला मच गया, लेकिन मैं कहाँ हूँ था उनकी पकड़ में। ऐसा रपटा कि सबके तेल लगे डंडे प्यासे रह गए। तुझे तो मालूम ही है ना, जब से ज्योतिषी ने बताया है कि मेरे पर 7.5 चल रही है, मैं रात में भी दौड़ने के जूते पहनकर सोता हूँ। पुष्पेंद्र ने ये सारी बातें पूरी भावनाओं के साथ कही थी और फिर कुछ देर मेरी ओर देखने लगा। इधर इस पूरे घटनाक्रम की कल्पना कर करके मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मेरे हंसी के आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए वो बोला, यार अनुराग, ये 7.5 कब खत्म होगी? ज्योतिषी ने कब कहा था कि अच्छा समय आएगा? अब तक मैं अपना पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा था। कभी कभी मुझे शक होता था कि ये जानबूझकर ऐसी बातें तो नहीं करता दूसरे को हंसाने के लिए, लेकिन एक नज़र उसके गंभीर चेहरे को देखकर समझ आ जाता था कि ये सब सच में हुआ। अब बस भी कर हंसने को, या हंसे ही जाएगा? ऐसा ना मैंने कोई जोक मार दिया, अपनी आप बीती बता रही हूँ। सहानुभूति करने से तो रहा, उल्टे हंसे जा रही है। अरे बता ना ज्योतिषी क्या कह रहा था? पुष्पेंद्र चिढ़ते हुए बोला। मैंने संभलते हुए कहा, अभी तो पूरे 3 साल हैं बच्चू, संभल के चल हादसों से। अरे यार कहाँ से संभलूं, रोज ही कोई ना कोई हादसा हो जावे है। अब कल ही की सुन ले, तुम्हारे घर के पास में वो आदिमानव घटोत्कच का घर है ना, वहाँ छोटे छोटे बच्चे उछल उछल के घंटी बजाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनका हाथ नहीं पहुँच रहा था। अब मैंने बच्चों की सहायता के लिए बेल बजा दी। बच्चे तो सारे तितर बितर हो गए, बस मैं खड़ा रह गया घटोत्कच के सामने। थोड़ी देर तो हमने एक दूसरे को कुत्ते की तरह घूरा, फिर इससे पहले कि उसका हाथ मेरे गिरवत को छू पाता, तेरे भाई ने 100 मीटर की रेस लगा दी। पुष्पेंद्र गर्व से बोला, अच्छा हुआ तूने रेस लगा दी, अगर घटोत्कच के हाथ पड़ जाता ना बच्चू, तो वह तुझे बहुत उधेड़ता।
खैर ये छोड़, और सुना क्या प्रोग्राम है आज का? अगर कोई प्रोग्राम नहीं है तो क्या मोहित का भला कर दें? बहुत दिनों से पीछे पड़ा हुआ है वो। यार यह भी बड़ा खतरे का काम है। अरे अगर उन लोग ने पहचान लिया तो पूरा मोहल्ला घी में डुबो डुबो के पी लेगा। सोच ले, और उसका दादा या चाचा तो मैं बनने वाला नहीं। साला प्यार वह करे और पिटे हम। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो नाटक एक्टिंग का शौक है ना? एक्टिंग करते हुए क्या मजे हुए कलाकार लगते हो। चलो दादा मत बनना, चाचा बन जाना। बस एक तू ही तो हरफन मौला है हमारे ग्रुप में भाई। मैं पुष्पेंद्र को चढ़ा ही रहा था कि मोहित भी वहाँ आ गया और आते ही जिद करनी शुरू कर दी। चलो ना तुम लोग, वरना फिर कब चलोगे? जब राखी दूसरे की हो जाएगी और मेरे हाथ में राखी बांध देगी तब चलोगे क्या? आज का उन्होंने समय भी दिया है। अंत में हम तीनों चलने को तैयार हो गए। मैं मोहित का मित्र और पुष्पेंद्र उसका चाचा बनने को तैयार हुआ। मनी मन मुझे राहत थी कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तो लड़के का दोस्त बनकर निकल लूंगा, पिटेगा तो लड़के का चाचा। रंगमंच के स्टूडियो में जाकर पुष्पेंद्र ने चाचा का मेकअप कराया। मेकअप कराकर जब वो स्टूडियो के बाहर निकला तो मोहित मैं उसे देखते ही रह गए। पुष्पेंद्र 55 साल का अधेड़ लग रहा था। बाल आधे सफ़ेद आधे काले थे। एक मजे हुए कलाकार की तरह उसने अपनी चाल ढाल में भी बुढ़ापे का अंदाज घोल दिया था। राखी का परिवार मोदी नगर रहता था। गाजियाबाद से मोदी नगर आधे घंटे का रास्ता था। हम तीनों रेलवे स्टेशन पहुंचे तो देखा कि गाड़ी के अंदर बहुत भीड़ है। मैंने सोचा कि हम लोग आज तो जा ही नहीं पाएंगे। पुष्पेंद्र बोला, कहो तो डिब्बा खाली करवा दूं? कैसे करवा देगा? मैं नाराज होते हुए कहा। अरे वो हम पे छोड़, इधर कान ला। फिर उसने मेरे और मोहित के पास आकर कुछ कहा। उसका प्लान सुनकर हम दोनों के ही चेहरे पर हंसी आ गई। मैं और मोहित ट्रेन में चढ़ गए और आपस में बात करने लगे। तभी पुष्पेंद्र आया और ट्रेन में चढ़ने लगा। मैंने उसे देखते ही कहा, अबे वो कोरोना पॉजिटिव, कहाँ चला आ रहा है? अभी तो तेरा कोरोना पॉजिटिव का रिजल्ट आया था ना, फालतू में सबको कोरोना करेगा क्या? ये सुनते ही पूरे डिब्बे में हलचल मच गई और आनंद फानंद में कई सीट खाली हो गई। हम लोग आराम से खिड़की की हवा खाते हुए आए। राखी के घर के लिए हमने कुछ मिठाई और चॉकलेट खरीदी। मोहित थोड़ा झिझकते हुए बोला, प्लीज पप्पू, ज्यादा ऊंची ऊंची मत छोड़ना, कभी बात बनते बनते बिगड़ जाए। बात सच थी। पप्पू को ओवर एक्टिंग करने का बहुत शौक था। महाभारत में एक बार धृतराष्ट्र का अभिनय करते करते कहने लगा, संजय, हमारी नेत्र ज्योति लौट आई है। चलो हम कुरुक्षेत्र में जाके पांडवों को अकेले ही हराते हैं। वो पहली और आखिरी बार था कि उसे नाट्य समिति ने कोई रोल करने को दिया था। जब वे चाचा से जवान चलाता है, चल कान पकड़। पुष्पेंद्र ने मोहित को डांटते हुए कहा। साला अपने आप को सचमुच का चाचा समझ रहा है। मुझे पक्का शक है ये खेल बिगाड़ेगा। मोहित ने मेरे कान में कहा, घबरा मत, सब ठीक होगा, तू चुपचाप बैठना, और अगर पुष्पेंद्र कहीं ज़्यादा बोलेगा तो मुझे इशारा कर देना। मैं उसके साथ ही बैठा रहूँगा और हाथ दबाकर उसे रोकता रहूँगा, ओके? राखी की मम्मी, चाची, चाची के 2 बच्चे, राखी की छोटी बहन और भाई ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। भरा पूरा परिवार लग रहा था। पुष्पेंद्र कुछ देर उन्हें निहारता रहा, जैसे बड़े लोग छोटों को निहारते हैं, लेकिन बार बार नजरें रपटा के राखी की बहन को घूरे जा रहा था। फिर बोला, अच्छा भरा पूरा परिवार है आपका। मोहित तो इकलौता बेटा है, बस मेरी एक छोटी बहन है, पर बेटा तो इकलौता ही हूँ। मोहित ने बात संभालते हुए कहा। पुष्पेंद्र तुरंत मोहित के कान में धीरे से बोला, तुम्हारी बहन भी है? अबे कभी हमें बताया नहीं तुमने। चुप चाचा, मोहित नाराज होते हुए बोला। राखी की माँ ने पूछा, ये बताइए भाई साहब, मोहित करता क्या है और उसकी आमदनी कितनी है? अब देखिए बहन जी, नकली खांसी मारते हुए पप्पू बोला, लड़के का टीवी, फ्रिज, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान का गाजियाबाद में बहुत बड़ा शोरूम है। 50 लाख के करीब सुनते ही मोहित ने तुरंत इशारा किया का सामान हर महीने शॉप में आता है और बिक जाता है। मैंने धीरे से पप्पू का हाथ दबाया। पुष्पेंद्र ने मुझे घूरते हुए कहा, मोहित का तो केवल 10 लाख ही पड़ा ना मोहित को। राखी की माँ ने आश्चर्य करते हुए कहा, अच्छा, 10 लाख की आमदनी हो जाती है दुकान से? इससे पहले कि चाचा जवाब देते मोहित उसे काटते हुए बोला, बस आंटी जी, जीएसटी, इनकम टैक्स और दूसरे टैक्स काट कूट के 2 लाख के करीब बचते हैं। हाय, इतना टैक्स? भाभी सासू माँ सोच में पड़ गई।
निहायत ही नकली खांसी लेते हुए पप्पू फिर बोला। अच्छा सिमरन जी, समधी जी हमें बुलाकर कहाँ चले गए? वह आ जाते तो पूरी बात हो जाती। अभी से कहाँ समझी समझाने गाने गा रहा है साले, और ये नकली खांसी लेना बंद कर, तेरी नकली मूंछों के साथ निकल जाएगी। मैंने पप्पू का हाथ जोर से दबाते हुए कहा। उनके एक मित्र का फोन आया था, कहकर गए हैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जब तक आप लोग चाय नाश्ता करेंगे तब तक आ ही जाएंगे। आप लोगों को हमारी आर्थिक स्थिति का तो पता है ना। आपकी कोई विशेष मांग जांच तो नहीं है? मांग का तो यह है आंटी, सॉरी बहन जी, ये लग्जरी गाड़ी, एयर कंडीशन, फ्रिज, टीवी, 25 लाख नकद। ये सुनते ही ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मैंने अपनी पूरी ताकत से पप्पू का हाथ दबाते हुए कहा, अबे गधे, रिश्ता करवाने आया है या तुड़वाने? अबे चुपचाप बैठकर तमाशा देखो। जहां तुम लोग सोचना बंद कर देते हो, वहां से तुम्हारा चाचा सोचना शुरू करता है। चाचा ने मुझको हल्की हल्की सी चपत लगाते हुए धीरे से कहा। हाँ, तो मैं आप लोग को मांग के बारे में बता रहा था। इन चीजों को देने वाले तो कई रिश्ते आए, लेकिन हमें लग्जरी गाड़ी, एयर कंडीशन, नकद, ये सब चीजें चाहिए ही नहीं। हमें तो बस 2 पीस में लड़की चाहिए। मैंने बीच में टोकते हुए कान में कहा, क्या अनाप शनाप बक रहे हो? 2 पीस का मतलब भी समझते हो? चाचा बोले। तुम लोग चुप रहो। हाँ तो बिकनी जी, मेरा मतलब है समधन जी, हमें 2 पीस वाली लड़की भी नहीं चाहिए। हमें तो सभ्यता में पली एक संस्कारी लड़की चाहिए, जैसे हमारी राखी। अब बहन जी विलम्ब ना करिए, राखी को बुला लीजिए और बढ़िया सा नाश्ता मंगवा दीजिए। नाश्ता लाने के लिए जैसे ही वे लोग उठ गए, मोहित और मैं उस पुष्पेन पर चढ़ बैठे। साले भुक्कड़, तू सारी हरकतें पिटने वाली कर रहा है। अगर इन लोगों से बच भी गया बच्चू, तो हम लोग तो निश्चित तुझे मारेंगे। पुष्पेंद्र उठकर जाने लगा। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। सालों का रिश्ता भी कराऊं और पिटू भी। वाह भाई वाह। हमने तुरंत हाथ जोड़ लिए। माफ़ कर दे यार, गलती हो गई हमसे। तू नहीं तो हमारा क्या होगा? बैठ जा मेरे चीते, बैठ जा। पुष्पेंद्र तड़ी के साथ बोला। ठीक है, आइंदा मत करना। बैठो, याद रखना दिलवाले हैं, दुल्हनिया तो लेकर ही जाएंगे। कुछ देर में राखी की माँ और चाची राखी के साथ नाश्ता लेकर आ गई। चाची राखी को अपने पास बिठाने लगी। पुष्पेंद्र बोला, अरे बिटिया वहाँ नहीं, हमारे पास आकर बैठो। और फिर मोहित से कहा, चल सामने जाकर बैठ। पर चाचा जी, मोहित गुस्से में बोला। चाचा से जबान चलाता है। चाचा ने मोहित का कान पकड़ते हुए कहा। मोहित ने अपने कान मलते हुए आज्ञा का पालन किया। चाचा बना पुष्पेंद्र मौके का पूरा फायदा उठा रहा था। राखी के कमर पर हाथ फेरता हुआ बोला, हाँ बेटा, तो कहाँ तक पढ़ी हो? जी मैंने एमएससी किया है और मैं गाजियाबाद की एक कंपनी में काम करती हूँ। मोदी नगर से गाजियाबाद रोज ही आती जाती हूँ। अच्छा, तो वहीं इस गधे से भेंट हुई होगी तुम्हारी। राखी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पुष्पेंद्र ने कहा। अरे बहन जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, आप भी लीजिए, आप ही का घर है। पुष्पेंद्र हंसते हुए बोला। और डाइट कोक नहीं है क्या? असल में हम डाइटिंग कर रहे हैं, इसीलिए तो इतने फिट हैं। उम्र 70 की है, लेकिन शरीर से 27 साल 2 महीने 5 दिन के दिखते हैं। ये बेवकूफ़ उन्हें अपनी असली उम्र बता रहा है, मैंने मनी मन सोचा। मोहित बुरी तरह से जल भुन कर राख हो रहा था, लेकिन दांत भींचता रह गया। थोड़ी देर में चाचा अच्छे से नाश्ता करने के बाद डाइट कोक का सिप लेते हुए बोले, बहन जी, हमें तो आपकी लड़की पसंद है। अब आप लोग देख लीजिए। मेरा ख्याल है अंकल आ जाएं तो छोटी मोटी रस्म करके निपटाएं। राखी की माँ बोली। अंकल कौन? मेरा मतलब है बच्चों के अंकल। हमारे तो सिमधी हुए ना। इसी जाड़े में दोनों की शादी कर देंगे, कोर्ट मैरिज कर देंगे। पापा तो मोहित के यहाँ ही नहीं। आंटी, मेरा मतलब है इसकी मम्मी, मेरी भाभी बीमार रहती है। मोहित के कुछ रिश्तेदार, कुछ लोग आ जाएंगे, कोर्ट की मैरिज कर देंगे, बाद में किसी शानदार से 5 स्टार होटल में पार्टी कर देंगे। भाई साहब, हमें तो बड़ी प्रसन्नता होगी। अब आप लोग के ऊपर है, जैसा आप लोग कहेंगे हम तो वैसा ही करने को तैयार हैं। माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा। देखिए बहन जी,
मैं तो कल ही यूरोप टूर पर निकल जाऊंगा। वहाँ के प्रधानमंत्री ने बुलाया है। उनकी बिटिया रोजी की शादी है ना, फिर 1-1.5 साल बाद ही आऊँगा कन्यादान वगैरह करके। इसलिए मैं तो शादी में उपस्थित हो नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ, मेरा बेटा पुष्पेंद्र जो बड़ा ही काबिल, होनहार, शक्तिशाली लड़का है, वह मेरी कमी को पूरी कर देगा। वैसे हम दोनों वैसे भी एक जगह एक साथ नहीं जाते। अब देखिए ना, सारी दुनिया में मेरा व्यापार फैला है। कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी यूएस, कभी इंग्लैंड। 2 साल के बाद आया हूँ फॉरेन ट्रिप से। क्यों बच्चों, सही कह रहा हूँ ना मैं? पुष्पेंद्र शेखी मारते हुए बोला। आंटी सही कह रहे हैं चाचा, इस बार जाएंगे तो शायद वापस लौट कर आएंगे ही नहीं। इनकी बड़ी मांग है विदेश में। प्रेसिडेंट से लेकर पुलिस तक सब इन्हें ही ढूंढ रहे हैं। अभी पिसा की मीनार सीधा करने का काम चाचा जी के कमज़ोर कंधों पे ही है। कभी कभी लगता है चाचा को 4 कंधे देने का समय आ गया है, मोहित ने व्यंग करते हुए कहा। बड़ा मजाक किया है मेरा भतीजा, पप्पू ने मोहित के गाल पर प्यार से चपत मारते हुए कहा। थोड़ी देर में राखी के पापा भी आ गए और हमें विदा करते समय शगुन के रूप में मेरा 5,001, चाचा का 11,001 और मोहित का 21,001 का टीका किया। मोहित ने भी एक सोने की अंगूठी राखी को पहना दी। बाहर निकल के पुष्पेंद्र ने कहा, यार यह तो बड़ा अच्छा धंधा है। नाश्ता भी करो, हाथ भी फेरो और 11,001 से टीका भी करवाओ। अब चलो, अब कौन सी लड़की देखने चलना है? बेटा आप किसी लड़की को नहीं देखना, अब तुझे पिटना है। पता नहीं तुझे क्या मज़ा आता है। वहाँ पर तू क्या अनाप शनाप बोल रहा था? कभी गाजियाबाद से बाहर निकला है तू साले? और मोहित के माल पर हाथ क्यों फेर रहा था? और कौन सा विदेश जा रहा है? अरे तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोग को पता ही कुछ नहीं है। मैं वास्तविकता लाना चाह रहा था। अब समझो, अगर मैं विदेश जाने की बात ना कहूँ तो शादी में कहाँ से तुम पुष्पेंद्र और उसके चाचा को लेके आओगे? नहीं ना, इसलिए मैं चला जाऊंगा, पुष्पेंद्र शादी में आ जाएगा। और रही हाथ फेरने की बात, तो ये तो बड़ों का प्यार है, आशीर्वाद है। तू जानता है ये चाचा लोग तो वैसे भी बड़े ठरकी किस्म के होते हैं। एक किस्सा सुनाऊं? बस हमें माफ़ कर दे भाई, समझ गया अक्लमंद। अब जाकर टिकट ले ले, 11,000 का टीका हुआ है तुम्हारा। बेटा भूल जाओ उन 11,000 को, वह तो मेरी फीस है। अब क्या तुम्हारा चाचा लोग लगेगा लाइन में? जाओ टिकट लो तुम दोनों, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। चाचा का मेकअप ख़त्म करने का टाइम आ गया है। हो सकता है ट्रेन में मेरे लिए दूसरी राखी इंतज़ार कर रही हो। पुष्पेंद्र एक कर वॉशरूम में घुस गया। मैंने मोहित से कहा, बहुत बदमाश है चाचा। हम बात कर ही रहे थे कि तभी मोहित के चेहरे की हवा गुल हो गई। उसी पल मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं पलटा तो पीछे राखी के पापा खड़े थे। अरे शुक्र है आप लोग मिल गए। आपके चाचा अपना ये झोला हमारे घर में भूल आए थे। राखी के पिताजी पसीना पहुँचते हुए बोले। कहाँ हैं समधी जी, एक बार उनसे भी विदा ले लूँ? अंकल आपने ये झोला खोला तो नहीं ना? मैंने झिझकते हुए पूछा। मेरे और मोहित के चेहरे पर एक जैसी घबराहट थी। हम जानते थे कि पप्पू अपने झोले में सिगरेट भी रखता है। नहीं नहीं बेटा, राखी के पापा को शायद बुरा लग गया था। नहीं अंकल बुरा मत मानिएगा, वो चाचा ही थोड़े नवाबी मिजाज के हैं। हाँ तो बेटा कहाँ हैं चाचा जी? वो अंकल वो मैं और मोहित सोच ही रहे थे कि क्या बोले, तभी पीछे से आवाज़ आई। यह साली मुझ तो उतरी नहीं रही, बड़ी मुश्किल से निकाली है। अगली बार तुम चाचा बनना। हमेशा की तरह पप्पू अपने धुन में चला आ रहा था। ओए राखी के पापा को देखकर अनायास ही पप्पू की चीख निकल गई। एक पल समझ नहीं पाया क्या करे। समझी जी आप? पप्पू अपने कैरेक्टर में आ रहा था। वो भूल गया था कि उसने चाचा जी का मेकअप उतार दिया है। जी आप कौन? राखी के पिताजी को शक हो रहा था। अरे मुझे नहीं पहचाना, अभी तो मिले थे। इससे पहले पप्पू अपना भांडा खुद ही फोड़ता मोहित कूद कर बोला, पापा जी ये पुष्पेंद्र चाचा जी का बेटा। चाचा जी तो हमने पिछली वाली ट्रेन से बिठा के विदा कर दिया था। वो थोड़े नवाबी मिजाज के हैं, अकेला ट्रैवल करना पसंद करते हैं। पप्पू बोल पड़ा। हाँ हाँ चाचा जी। तभी मैंने लात मारी। मेरा मतलब मेरे पापा बिना आरक्षण के सफ़र करते ही नहीं। बहुत रईस है ना वो। पर आप मुझे समधी क्यों बुला रहे हैं?
और ये मूंछों का क्या मान रहा है? और ये क्या कह रहे थे कि अगली बार तुम चाचा बनना? चल भाई बता। एक पल हम सब सोच में पड़ गए। लगा कि आज तक भांडा फूट ही जाएगा। मुझे तो जेल की चारदीवारी नजर आ रही थी। अरे पापा, मोहित फिर बोला, ये पुष्पेंद्र मेरे बराबर उम्र का ही है, लेकिन खुद को मेरा बड़ा भाई समझता है। वैसे ही स्नेह रखता है, इसलिए आपको समधी जी बुला रहा था। अच्छा, वैसे देखने में तो पुष्पेंद्र जी तुमसे कम से कम 10-15 साल बड़े लगते हैं। राखी पिताजी पुष्पेंद्र घूरते हुए मोहित से बोले। अंकल, वैसे मुझसे ज़्यादा गुबरू तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। 3 बार मिस्टर मेरठ का खिताब जीत चुका हूँ। पुष्पेंद्र अपनी गिरती इज्जत को संभालने के लिए बोला। अच्छा, और ये जो पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि मूछ उतार नहीं रही है, इसका क्या माजरा है? और उन्होंने अभी ऐसा क्यों कहा कि अगली बार तुम चाचा बनना? राखी के पिता संदेह करते हुए बोले। चल भाई अनुराग बता। अंकल, असल में पुष्पेंद्र एक्टिंग करता है और अभी एक नाटक में इसने धृतराज की भूमिका निभाई थी। तो धृतराज पांडवों के चाचा थे ना, और उनकी मूछें भी थीं। अब की बार मैंने बात संभालते हुए कहा। ओह, तो नौटंकी करते हैं पुष्पेंद्र जी? राखी के पिताजी बोले। बिल्कुल सही समझे अंकल। मोहित और मैं मोहित के भाभी ससुर की हाँ में हाँ मिलाने लगे। किसी तरह से हमने राखी के पिता को टाला और जाकर ट्रेन में बैठने को चले। यार साला, खाम बेइज्जती करवा दी तुम लोगों ने। मैं अभी अपने पापा मतलब अपने चाचा से कह के इस राखी के बाप को ठिकाने लगवा दूंगा। पप्पू अपना हाथ मलते हुए बोला। मेरा और मोहित का बुरा हाल, समझ नहीं रहा था कि हंसे या रोएं। ट्रेन में हम देखा कुछ लड़के 2 लड़कियों को छेड़ रहे थे। लड़कियों ने वहां से जाना चाहा तो लड़कों ने सामने की सीट पर पैर फैलाकर रास्ता रोक दिया और गाना गाने लगे। पुष्पेंद्र ने कहा, यार, मांग बदौलत के होते हुए इनकी हिम्मत कैसे पड़ रही है लड़कियां छेड़ने की? आज हमारे पास ये सही पड़ रहे हैं, क्यों ना इन्हें भी सबक सिखाया जाए। इन चक्करों में मत पड़ भाई, पता नहीं कितने हो गिनती में और भारी पड़ जाएं हम पर। वैसे भी हम मारधाड़ करने थोड़ी आए हैं, मोहित ने कहा। अरे यार, हम तो गांधी के पुजारी हैं। मारधाड़ से तो हमारा दूर दूर तक नाता नहीं है। बस वही फार्मूला अपनाएंगे जिससे कई बार सफलता मिल चुकी है। ठीक है, फिर वही फार्मूला अपनाते हैं। हम चलते हैं, तू 5 मिनट बाद आना। मोहित और मैं लड़कों के सामने बैठ गए और भूमिका बांधनी शुरू कर दी। मैंने मोहित से कहा, तुझे मालूम है मुंबई का बिल्लू बदमाश भी इसी ट्रेन में सफ़र कर रहा है? तुझे कैसे पता? क्या तूने ट्रेन में चढ़ते हुए देखा है उसे? मोहित ने पूछा। अरे तो क्या ऐसे ही कह रहा हूँ? आज ज़रूर ट्रेन में कोई बड़ा हादसा होगा या मारधाड़ होगी, मैंने कहा। अरे साला, इधर ही आ रहा है, मोहित ने झाँकते हुए कहा। सामने बैठे हुए लड़के भी थोड़ा डर गए। पूछा, कौन है भाई साहब, कौन आ रहा है? मोहित ने उन्हें डराते हुए कहा। अरे तुम्हें नहीं मालूम, अभी पिछले संडे जो डबल मर्डर हुआ था वो बिल्लू बदमाश ने ही किया था। साला है बड़ा खतरनाक और पुलिस के हाथ नहीं आता। पुष्पे ने थोड़ा मेकअप कर लिया था, बाल बिखरे हुए थे, कॉलर चढ़ा हुआ था और एक बटन खोल दिया था और गले में रुमाल बांधा हुआ था। पूरा टपोरी लग रहा था। हमें देखकर बोला, ए साला चिकना, तुम लोग भी इधर मिल गया। अभी अब इनको कंप्लेंट आया है, इधर कुछ लड़की लोगों को छेड़ रहा है। तुम छेड़ा क्या? और कौन गा रहेला था? रुक जाना हो जाना। नहीं भाई, हम लोग तो अभी आके बैठे हैं। सामने वाले लड़कों की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, ये लोग पहले से बैठे हैं, इन्होंने कुछ किया हो तो हमें नहीं पता। अपुन का हिस्ट्री इन लोगों को बता देने का, नहीं तो अपुन इनका ज्योग्राफिया बिगाड़ देगा। ठीक है भाई, बताता है अभी। फिर हमने उन लड़कों को कहा, तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम लोग यहाँ से रुफचक्कर हो जाओ। उधर पुष्पेन ने जेब में ऐसे हाथ डाला जैसे पिस्तौल या कोई अन्य हथियार निकाल रहा हो, और वाकई वे लड़के इतना डर गए, तुरंत उठकर तेजी से भाग गए। लड़कियां भी उठकर जाने लगी तो मैंने हंसते हुए कहा, अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम लोगों ने तुम लोग के लिए तो इतना ड्रामा किया था। ये कोई गुंडा बदमाश थोड़ी है, हमारा मित्र है। पुष्पेन ने जेब में हाथ निकाला और उसके हाथ में ढेर सारे काजू बादाम थे। उसने हम लोगों के सामने हाथ करते हुए कहा, लो खाओ, मोहित के ससुराल का माल है। मैंने कहा, लज्जा नहीं आई मोहित के ससुराल में चोरी करते हुए? अरे यार, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। वाह क्या फिलॉसफी है। सब हंसने लगे। हमारी मुलाकातें और शरारतें ऐसे ही चलती रहीं। समय बीतता गया। ग्रुप में सब दोस्त कहीं ना कहीं नौकरी में लग गए। मुझे भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई। एक संडे मुझे पुष्पेंद्र मिला। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर मायूसी देखी। मैंने उससे कहा, क्या बात है दोस्त?
मैंने तो आज तक तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखा है। क्या बात है, आज पहली बार तुम मायूस दिख रहे हो? क्या हुआ जो मेरा यार दुखी है? पहले तो पुष्पेन टालता रहा, लेकिन फिर जब मैंने कहा अपनी खुशियाँ हमसे शेयर करते हो, गम नहीं बांटना चाहोगे, तो बोला, यार अनुराग, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी अपने आप से शिकायत है। देख, ग्रुप के सभी दोस्तों की अच्छी अच्छी नौकरी लग गई, बस मैं तन्हा अकेला रह गया। यह सोच के थोड़ा दुख होता है, क्यों क्यों वेला रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पेन के शब्द गम में डूबे हैं और दूर से आ रहे हैं। मैंने तुरंत पुष्पेन को गले लगाते हुए कहा, ऐसे कभी मत सोचना दोस्त, तुम्हारी हम सबसे अच्छी जॉब लगेगी। अभी वक्त नहीं आया है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वह सबको मौका देता है, बस हमें उन्हें सही से कैच करना होता है। चल आजा, अपनी पुरानी दुकान पर चलते हैं, बैठकर सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन मैं पुष्पेन के साथ काफ़ी देर तक रहा ताकि उसका मन बहल जाए। जाते समय मैंने उससे कहा, देख लेना, तुझे बड़ी जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी। 1 महीने बाद पुष्पेन मेरे घर उसी पुराने अंदाज में आया और हंसता हुआ कहने लगा, तू सही कह रहा था यार, शायद भगवान ने मौका दिया है। परसों मेरा सिटी बैंक में साक्षात्कार है, और वह भी मैनेजर के पोस्ट के लिए। देख, मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है, देखते हैं क्या होता है। सब अच्छा होगा दोस्त, अच्छे दिल वालों के साथ अच्छा ही होता है, और तुम्हारा दिल तो सोने का है। अगले दिन पुष्पेन सिटी बैंक इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। उसने सोचा निराशा ही मिलेगी। वो अपना सामान वहीं एक टेबल पर रखकर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में जाते ही उसे अजीब सा शोर सुनाई दिया, फिर एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। पुष्पेन बाहर आया तो उसने एक अलग ही मंजर देखा। 4-5 नकाबपोश गनमैन ने बैंक के कर्मचारियों को कब्जे में कर रखा था। एक नकाबपोश ने एक 3 साल के बच्चे को उठा रखा था और उसके गले पर चाकू लगा रखा था। उसकी माँ बेबस सी खड़ी रो रही थी और लोगों से कह रही थी, अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को, कोई तो आओ, कोई तो बचाओ। बैंक का पूरा स्टाफ सदमे में था। बैंक का गार्ड नीचे घायल पड़ा था। पुष्पेन तुरंत झुक गया ताकि वो लोग उसे देख न सकें। अचानक उसने देखा उसके सामने 7 मीटर की दूरी पर एक फायर सेफ्टी अलार्म लगा हुआ था। मेज पर 2-4 पेपरवेट रखे थे। उसे अचानक कुछ याद आया जिससे उसकी आत्मा दृढ़ संकल्प से भर गई। उसने पेपरवेट अपने हाथ में उठा लिया और भगवान का स्मरण किया। फिर जैसे भगवान ने उसे शक्ति दी हो, उसने घुमाकर फायर अलार्म के शीशे पर पेपरवेट फेंक के मारा। पेपरवेट जोर से फायर अलार्म पर लगा। शीशा खन खन की आवाज़ करके टूट गया और पूरी तेजी से फायर अलार्म बज उठा। बैंक में डकैती डालने के आए गनमैन इस अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार नहीं थे। भीड़ बड़ी तेजी से सिटी बैंक के सामने इकट्ठा होने लगी। फायर अलार्म का एक कनेक्शन पास के पुलिस चौकी में भी था। पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई। डकैतों के हाथ पैर फूल गए। पुष्पेन ने तुरंत पेपर वेट भी हाथ में लिया, भगवान से कहा, हे भगवान, ये और निशाने पर लगा दे। उसने तेजी से पेपर वेट का निशाना उस बदमाश को लगाया जो बच्चे के चाकू की नोक पर आतंकित कर रहा था। इस बार भी निशाना बिल्कुल सही ठिकाने पर लगा। बदमाश के सिर पे इतनी जोर से पेपर वेट लगा कि वो एकदम चक्कर काट के सोफे पर गिर गया। पुष्पेन तेजी से भागा और उसने बच्चे को गोदी में ले लिया। दूसरी ओर बदमाशों में भगदड़ मच गई। बदमाश बंदूक से फायर करने लगे और उन्हें हवा में लहराते हुए बाहर को भागे। 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए, लेकिन बाकी 2 को भीड़ ने दर दबोचा। आनंद फानन में कई टीवी न्यूज़ चैनल वाले सिटी बैंक पहुंच गए। पुष्पेन से चैनल वाले तरह तरह के सवाल पूछने लगे। इत्तेफाक से मैंने भी उसी समय टीवी खोला। अपने मित्र पुष्पेन को टीवी पर लाइव देखकर मुझे खुशी और आश्चर्य दोनों हुआ। जब उसका कारनामा सुना तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा और सीना 56 इंच का हो गया। मैंने दौड़ते भागते कपड़े पहने और सिटी बैंक की तरफ बाइक घुमा दी। बैंक वाले भी पुष्पेन की बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। बच्चे के बाप ने कहा, आज हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं ये, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। पुष्पेन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। कल तक भीड़ में खोया हुआ एक चेहरा अचानक ही इतनी भीड़ का हीरो बन गया था। बैंक के एक कर्मचारी ने पुष्पेंद्र से पूछा, आप जाने से पहले जीएम साहब से मिलकर जाइएगा। मुझे देखते ही पुष्पेंद्र बड़ा पसंद नजर आया। मुझसे कहने लगा, अच्छा हुआ यार तू आ गया, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अचानक ये क्या हो गया मेरे जीवन में। मैंने धीरे से पुष्पेंद्र से कहा, तेरे सपने सच होने का समय आ गया है बेटा। जगा अपने भीतर के विश्वास को। अब तू आम आदमी नहीं रहा, तो एक सेलिब्रिटी बन गया है। मैंने पुष्पेंद्र का आत्मविश्वास पूरी तरह से जगा दिया था। न्यूज़ चैनल्स के कई सारे माइक पुष्पेंद्र के आगे लगे हुए थे।
पुष्पेंद्र ने कहा, मैंने कोई महान काम नहीं किया है, बस जो हिम्मत और जोश मेरे मित्र अनुराग ने मुझे दिया, यह उसी का परिणाम है। उसका ऐसा मानना है कि भगवान अपने आप को साबित करने का एक अवसर हर किसी को देता है। मैंने अपनी जिंदगी के परवाह किए बिना भगवान पर विश्वास करके अपने कर्तव्य का पालन किया। इस सफलता में काफ़ी हाथ इन दो पेपर वेटों का भी है, जो अर्जुन के तीर की तरह सही समय और सही निशाने पर जाकर लगे। अगले दिन बैंक डकैती की न्यूज़ पुष्पेंद्र के फोटो के साथ हर न्यूज़पेपर में प्रमुखता से छपी। मेरा दोस्त हीरो बन गया था और उसे सिटी बैंक में मैनेजर का पद भी मिल गया था। पुष्पेंद्र वह दोनों पेपर वेट अपने साथ ले आया और उन्हें अपने ड्राइंग रूम में प्रमुखता के साथ स्थान दे दिया। इस हादसे के कुछ रोज बाद मैं, पप्पू और मोहित अन्य दोस्तों के साथ अपनी पुरानी चाय की दुकान पर बैठे बातचीत कर रहे थे। चर्चा का विषय हर बार की तरह पप्पू ही था, जो एक क्षेत्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने और प्रतिष्ठित नौकरी मिलने के बावजूद भी अपने पुराने उत्साह से बात कर रहा था। पप्पू उस दिन का हादसा याद करते हुए बोला, यार क्या बताऊं, वो तो उसने बच्चे का टेटुआ दबाया हुआ था, वरना साले को ऐसा मारता लात याद करता। ऐसे बदमाशों के लिए तो माँ बदौलत के हाथ ही काफ़ी है। सब मित्र हंस रहे थे। सबको खुशी थी कि पप्पू बदला नहीं बल्कि वही पुराना फेंकू पप्पू है। मोहित बोला, यार पप्पू कुछ भी कहो, एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरा निशाना गजब है। मतलब एक अर्जुन हुआ, एक अभिनव बिंद्रा हुआ और अब तू। अरे कुछ नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। ये हाथ देखे हैं तुमने? पप्पू अपना बायां हाथ दिखाते हुए बोला, इसी हाथ से तो फेंका था वो पेपर वेट मैंने। नहीं यार सच बता, अर्जुन को तो मछली की आंख दिखती थी, तुझे क्या दिख रहा था जब तू वो पेपर वेट फेंक रहा था? मोहित जोर देते हुए बोला, यार सच बताऊं, दिखा तो कुछ भी नहीं था। असल में पेपर वेट फेंकते हुए मैंने अपनी आंखें भींच रखी थी। पप्पू मासूम अंदाज में बोला। अब समझ में आया कि पप्पू का ये कारनामा भी उसके पिछले कारनामों जैसा ही था। एक इंच से भी अगर पेपर वेट का निशाना चूक जाता तो न जाने क्या हो जाता।